Okay, so hello students, how are you all of you? I hope so all of you are doing well. So as you know that कि हम statistics का जो section D है वो सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक के सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए थे। आज के सेशन में हम 46 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये 46 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन है उसमें पार्ट 2 के जो चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं उसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो यू मेक श्योर दैट ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से सबसे पहले तो समझेंगे, लर्न करेंगे, याद रखेंगे और फिर आप उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46, सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि 3 persons फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, 5 persons फ्रॉम द इंजीनियरिंग प्रोफेशन ऑफर अ सर्विसेज एट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 3 मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों को और 5 इंजीनियरिंग प्रोफेशन वाले लोगों को सर्विसेज से वो दी गई है। नाउ 2 persons आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस persons, यानी कि ये जो टोटल 5 person इंजीनियरिंग फील्ड के और जो 3 person मेडिकल फील्ड के, यानी कि जो टोटल 8 लोग हैं ना, उसमें से 2 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया गया विथ द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ कमिटी, राइट। तो एक कमिटी बनानी थी तो उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पर्सन सिलेक्टेड बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन। तो हमें प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि हमने जो दोनों पर्सन को सिलेक्ट किया वो दोनों पर्सन एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, यानी कि सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वो दोनों पर्सन या तो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे या तो फिर वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे, राइट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो दोनों पर्सन सिलेक्ट करे वो दोनों के दोनों दोनों प्रोफेशन से बिलोंग करते हो? यानी कि मान लो कि मैंने एक पर्सन को सिलेक्ट किया, वो मेडिकल फील्ड में भी हो और इंजीनियरिंग फील्ड में भी हो। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो दोस्तों दोनों पर्सन को सिलेक्ट करना, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बिकॉज एक पर्सन दोनों प्रोफेशन से बिलोंग करता हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और जब कोई एक पर्सन या एक इवेंट, राइट, दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग करता हो ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और दूसरे में आपको एक बात बता दूं कि जब दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, राइट, तो उसका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नल सेट होता है, यानी कि उसका आंसर 0 आता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सेक्शन डी का हम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दैट इज अ 47। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर 47। चलिए सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे। तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि 3 पर्सन से वो मेडिकल फील्ड से थे, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ हियर 3 persons फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन एंड, या तो फिर हम उसमें प्लस कर देते हैं क्योंकि हमें टोटल पर्सन चाहिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 persons फ्रॉम इंजीनियरिंग प्रोफेशन। यानी कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करूँ तो वो है हमारे पास टोटल, ओके, 3 प्लस इंजीनियरिंग फील्ड से दोस्तों देखा जाए तो टोटल 5 पर्सन थे, है ना। तो 3 + 5, यहाँ पर हम कर देंगे 5 पर्सन। तो 3 + 5 टोटल पर्सन जो है वो हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल 8 पर्सन आर देयर। अब हमें सबसे पहले क्या करना है
तो हमें टोटल ये 8 लोगों में से 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 persons आउट ऑफ 8 persons। और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं दोस्तों, उसके लिए स्टेटिस्टिकल में सिंबल है स्मॉल n, और ये हम करेंगे 8c2 करके। तो 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, सो 2 4 ज़ा 8, सो 7 4 ज़ा 28। तो टोटल दोस्तों 28 वे शुड बी देयर, कि जिसमें हम 8 में से 2 पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम एक इवेंट अज्यूम करते हैं। सपोज हम करते हैं कि जो इवेंट ए है, राइट, ए इज अ इवेंट दैट द सिलेक्टेड पर्सन्स selected persons belongs to medical profession। अब देखिए दोस्तों, मेडिकल प्रोफेशन में टोटल 3 लोग थे ना। तो इवेंट ए हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज हम जो 2 लोगों को सिलेक्ट करें वो मेडिकल प्रोफेशन में से ही हो। तो इसके टोटल कितने आउटकम होंगे? तो इसके अगर मैं फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट करूं, तो मेडिकल फील्ड में टोटल 3 पर्सन्स आर देयर। फाइन, जो फेवरेबल आउटकम है उसको हम बोलेंगे एम, स्मॉल एम। सो टोटल 3 पर्सन्स आर देयर इन मेडिकल प्रोफेशन। और मान लीजिए कि उसी में से ही हमने 2 को सिलेक्ट किया, तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 3। फाइन। और अब मैं ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 3 अपॉन हो जाएगा 28। यानी कि जो 2 पर्सन हमने सिलेक्ट किए वो दोनों के दोनों अगर मेडिकल फील्ड से हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/28। चलिए अब हम लेते हैं इवेंट बी। इवेंट बी है, वो है इवेंट दैट द सिलेक्टेड पर्सन्स belongs to engineering field। इंजीनियरिंग प्रोफेशन। अब अगर इसके हम फेवरेबल आउटकम फाइंड आउट करें, तो फेवरेबल आउटकम m इज इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग फील्ड में टोटल 5 पर्सन थे और उसमें से 2 पर्सन आए, उसके लिए होगा 5c2। तो वो हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो यहाँ पर हमें मिला गया 10। और अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमें मिले हैं 10, टोटल आउटकम हमारे पास है 28। तो दोस्तों दोनों पर्सन है वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से ही बिलोंग करते हो, ऐसी हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 10/28। बट क्वेश्चन में हमें पूछा था कि दोनों पर्सन है वो सेम प्रोफेशन से बिलोंग होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों पर्सन है वो आइदर मेडिकल फील्ड से होने चाहिए, या तो फिर वो दोनों जो है वो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से होने चाहिए, है ना। तो जब हम आइदर और का स्टेटमेंट में यूज करते हैं ना, तो हमें फाइंड आउट करना होगा ए यूनियन बी, यानी कि यूज होता है यूनियन का। इसका मतलब होता है इवेंट दैट बोथ पर्सन्स आर आइदर फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशन और इंजीनियरिंग प्रोफेशन।
तो दोस्तों इसके लिए हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे देखा जाए दोस्तों तो इसमें आता है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट ये हम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज ये इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों पर्सन है वो दोनों फील्ड से बिलोंग करते हो। राइट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो दोनों पर्सन है वो मेडिकल फील्ड से ही हो सकते हैं, या तो वो दोनों पर्सन है वो इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पर्सन मेडिकल फील्ड से भी बिलोंग करता हो एंड इंजीनियरिंग फील्ड से भी, यानी दोनों फील्ड से बिलोंग करता हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख भी देता हूँ, राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, नल सेट आएगा। तो फिर मुझे इसको लिखने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, हम रिमूव कर देंगे। तो चलिए अब हम फाइनली फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए हमें मिला था 3/28 और बी हमें मिला है 10/28। तो इसका फाइनल आंसर होगा 13/28। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप सो गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 47 था प्रोबेबिलिटी का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। The probability that a person from a group reads newspaper X is 0.55। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी है कि एक पर्सन है ना वो अगर न्यूज़पेपर X रीड करता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.55 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स न्यूज़पेपर Y इज 0.69। अगर वो Y न्यूज़पेपर रीड करे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी है 0.69। एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर X एंड Y, वो दोनों रीड करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.27 है। Now find the probability that a person selected at random from this group, okay, number one, reads at least one newspaper X and Y। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि वो पर्सन है वो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड करे ही X एंड Y में से। दूसरा, डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, X और Y में से एक भी न्यूज़पेपर रीड ना करे। और तीसरा है रीड ओनली वन न्यूज़पेपर X एंड Y, वो X और Y में से एट ए टाइम कोई एक न्यूज़पेपर ही रीड करे। फाइन, ये है क्वेश्चन। चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। ओके, तो इसके पहले वाला 46 था दोस्तों, यहाँ पर हम नंबर 46 कर देंगे। अभी 47। सबसे पहले हमें जो न्यूज़पेपर एक्स की जो प्रोबेबिलिटी दी है दोस्तों उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, वो इवेंट को, उसको हम ले लेते हैं इवेंट ए। फाइन, 0.55। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इज इवेंट दैट person reads न्यूज़पेपर एक्स, और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी दे ही दी है तो वो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.55। वैसे ही नाम दे देते हम बी, इवेंट दैट पर्सन रीड्स न्यूज़पेपर वाई, और दोस्तों उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें दी है विच वुड बी 0.69। एंड अब हमें दोनों न्यूज़पेपर रीड करें तो उसको हम डेफिनेटली देंगे ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट दैट पर्सन रीड्स न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई, दोनों हमें दिया है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.27। डन। अब चलिए सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है रीड्स एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। So first event would be event that
selected person reads at least one of the newspaper, at least one of the newspaper X और Y, या तो हम लिख देंगे एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो दोस्तों वो इवेंट हो जाएगा ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है ना, वो या तो जो न्यूज़पेपर है वो एक्स रीड करेगा, या तो फिर वो न्यूज़पेपर है वो वाई रीड करेगा। फाइन, तो वो होता है ए यूनियन बी। और अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पर्सन दोनों न्यूज़पेपर साथ में भी रीड करे, और वो तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन में दी ही है। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.55, बी की प्रोबेबिलिटी है 0.69, और उसमें से बोथ इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम माइनस कर देंगे। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 0.55 प्लस 0.69, दोनों में से माइनस करें 0.27, तो हमें मिलेगा 0.97। तो दोस्तों हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसका हमें आंसर मिल गया 0.97। चलिए अब हम जाते हैं डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, एनी ऑफ द न्यूज़पेपर एक्स एंड वाई। तो चलिए वो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर 2 करके। नंबर 2, इवेंट दैट does not read any of the newspaper। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन होगा वो न्यूज़पेपर ए भी रीड नहीं करेगा और न्यूज़पेपर बी भी रीड नहीं करेगा। तो इसको हम अज्यूम करेंगे, अगर वो न्यूज़पेपर एक्स रीड नहीं करेगा तो वो हो जाएगा ए डैश, और अगर वो न्यूज़पेपर वाई भी रीड नहीं करेगा तो वो हो जाएगा बी डैश, यानी कि ये होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोस्तों लेट्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए दोस्तों इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर आपने जो ये लिखा है ना, वो सबका सिंपली आपको रिवर्स कर देना है ना, और 1 में से माइनस कर देना है। जैसे कि ए डैश का रिवर्स होगा ए, इंटरसेक्शन का रिवर्स होता है यूनियन, और बी डैश का रिवर्स होता है सिंपली बी। फाइन, तो 1 में से मैं ए यूनियन बी माइनस करूंगा जो हमें मिला था 97, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.03। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड जो प्रॉब्लम था उसका आंसर 0.03। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 में हमें पूछा है रीड्स ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स एक्स एंड वाई। चलिए इसको हम सबसे पहले जो इवेंट है वो अज्यूम करेंगे। इवेंट दैट रीड्स ओनली वन of the newspapers, reads only one of the newspapers। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है ना वो एट ए टाइम एक ही न्यूज़पेपर रीड करेगा। यानी कि अगर चलिए मैं ये इवेंट को सपोज अज्यूम करता हूँ सी, तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो पर्सन अगर न्यूज़पेपर ए रीड एक्स रीड कर रहा है, यानी कि इवेंट ए हो रहा है, तो वो न्यूज़पेपर वाई को रीड नहीं करना चाहिए, तो वो हो जाएगा बी डैश। या तो फिर यानी या तो फिर जो है तो उसको हम लेंगे यूनियन, अगर वो न्यूज़पेपर वाई रीड कर रहा है यानी कि इवेंट बी हो रहा है, तो वो न्यूज़पेपर एक्स जो है वो रीड नहीं करना चाहिए, यानी वो हो जाएगा ए डैश, ए डैश। फाइन, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डैश, आई मीन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश
इंटरसेक्शन बी। चलिए दोस्तों, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ए इंटरसेक्शन बी डैश है उसकी हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की जगह हम रख सकते हैं प्लस, और ये जो दूसरी हमारे पास इवेंट है ए डैश इंटरसेक्शन बी, इसके लिए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो सबसे पहले था उसका हमें आंसर दिया था 0.55, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.55 माइनस जो ए इंटरसेक्शन बी था इट वाज 0.27 प्लस probability of B was 0.69 minus 0.27। तो चलिए, सबसे पहले 55 minus 27 would be 0.28 and 69 minus 27 would be 42, और 42 एंड 28 को हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल रहा है 0.70। तो ये हो गया हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम था उसका आंसर। सो आई होप सो गाइस, आपको पूरा क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। हमें 3 प्रॉब्लम दिए थे और तीनों प्रॉब्लम को हमने 1 बाय 1 यहाँ पर सॉल्व किया। ओके फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है 2 बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देखिए, डाइस का क्वेश्चन आ गया और इसमें हमें बताया है कि एक साथ हमने 2 डाइस को थ्रो किया। फाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डाइस शोज द नंबर 3। अब दोस्तों आपको पता है कि जब आप डाइस थ्रो करते हो तो आपको 1 to 6 में से कोई भी नंबर मिलता है, राइट। अब यहाँ पर हमें ऐसा दिया है कि जब आप 2 डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो करो तो हमें वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि दोनों में से एटलीस्ट एक डाइस पर तो आपको 3 देखने को ही मिले, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डाइस पर आपको 3 देखने को मिले या तो सेकंड डाइस पर आपको 3 है वो देखने को मिले। दोनों में से एक पर तो आपको एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट यानी कि मिनिमम। दोनों में से एक पर तो आपको जो है वो 3 मिलना ही चाहिए। फाइन, तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 48 यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि सपोज इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम फाइंड करते हैं दोस्तों। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, total number of outcomes when 2 dice are thrown simultaneously। अच्छा, तो ये कैसे मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे कर दे, जब आप एक डाइस थ्रो करते हो, है ना, तो आपको कितने आउटकम मिल सकते हैं? 6 मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 में से कोई भी। तो जब मैं एक डाइस थ्रो करता हूँ तो मुझे 6 का पावर लेना है 1, यानी कि टोटल आउटकम मुझे मिलेंगे 6। बट जब मैं एट ए टाइम 2 डाइस से वो थ्रो करता हूँ, हाउ मेनी? 2 डाइस में थ्रो करता हूँ, तब मुझे सिंपली ये 6 का पावर कर देना है 2। अगर 3 डाइस हम थ्रो करते तो 6 का पावर क्यूब होता, बट यहाँ पर हमने 2 डाइस थ्रो किए तो 6 का पावर कर देंगे 2, यानी कि हमें टोटल 36 आउटकम्स है वो मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? 36। इसको हम एन भी ले सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट डाई है, राइट, उस पर 6 मिलने के चांसेस क्या। तो मैं ए लेता हूं, इवेंट दैट फर्स्ट डाइस शोज नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं? तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6, है ना। तो ये देखिए, ये जो सारे हैं ना वो फर्स्ट डाई के नंबर है। तो इसमें आप देख सकते हो सारे के सारे फर्स्ट डाई में आपको कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 मिल रहा है।
तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास है 6 फाइंड। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ तो वो हमें मिलेगा 6/36, यानी कि वो हो जाएगा 1/6। ऐसे ही हम दूसरे डाइस के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम उसके लिए लेंगे बी, इवेंट दैट सेकंड डाइस शोज नंबर 3। तो ये होगा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 एंड 6 3। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड नंबर का डाई है उसमें आपको सभी जगह पर 3 है वो देखने को मिलेंगे। तो ऐसे भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 6। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिलेगा 6/36, यानी कि ये हो जाएगा अगेन 1/6, राइट। चलिए अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या है, तो कि इवेंट दैट एटलीस्ट वन डाई at least one of the two dice shows the number 3। event that at least one of the two dice shows number 3। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आपको फर्स्ट डाइस पर भी है वो 3 देखने को मिले, या तो आपको सेकंड डाइस पर भी 3 देखने को मिले। तो जब भी एटलीस्ट वर्ड यूज किया हो तो आइदर फर्स्ट या तो फिर और सेकंड ऐसा आप ले सकते हो। तो फर्स्ट डाइस के लिए तो ये हो गया दोस्तों ए यूनियन बी, है ना। तो ये हम फाइंड करें, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट इसके लिए हमें सबसे पहले है जो ए इंटरसेक्शन बी है दोस्तों, वो आप देख सकते हो ये वाला, ये सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तब तक मैं मीनवाइल इसको नीचे थोड़ा सा ट्रैक कर देंगे, और ये थोड़ा सा नीचे ले लिया हमने। चलिए अभी हम फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो दोनों डाई से उस पर हमें 3 मिलने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इवेंट दैट both dice shows नंबर 3। और देखा जाए दोस्तों तो ऐसा सिर्फ एक ही इवेंट होता है कि जिसमें हमें दोनों जो डाइस है उस पर 3 है वो देखने को मिले। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर लेंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वुड बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमें मिला है सिर्फ 1, और टोटल आउटकम दोस्तों दो डाइस एक साथ थ्रो करने के थे 36, राइट। तो सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। चलिए वन बाय वन हम हमारा जो फाइनल इक्वेशन है उसमें वैल्यू इनपुट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6, बी भी है 1/6, और जो ए इंटरसेक्शन बी है वो है 1/36, राइट। अब हम 6 और 36, ये जो 6 और 36 ये तीनों का अगर हम एलसीएम लें तो वो हमें 36 मिलेगा। अब यहाँ पर अगर 6 से हमें 36 करना है तो नीड टू बी मल्टीप्लाइड विथ 6। तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, सेम यहाँ पर भी। और यहाँ पर आएगा -1, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 36 है। तो 6 + 6 12, 12 - 1 वुड बी 11/36। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, राइट। तो वैसे देखा जाए तो इजी क्वेश्चन था नंबर 48, है ना। हमें फाइंड आउट करना था कि जब दो डाइस एक साथ हम थ्रो करें तो जो दोनों डाइस है उस पर हमें 3 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 49। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर ईयर इन अ फैक्ट्री
एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बिलो। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका है। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले एक्स है ना, वो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर हमें दिए हैं। तो जो 0 एक्सीडेंट हुए हो उसकी प्रोबेबिलिटी 4000 है, 1 एक्सीडेंट हुआ हो वो है 15 के, 2 एक्सीडेंट हुए हो 25 के, 3 एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है 5 के, और 4 एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है के। नाउ द फाइंड कांस्टेंट के एंड रीराइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो प्रोबेबिलिटी में हमें के दिया है, वो के की वैल्यू हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करनी है। और ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये टेबल है पूरा का पूरा, ये पूरा टेबल हमें फिर से बनाना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें सबसे पहले कंडीशन, जो दो कंडीशन है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये जो आपको इंडिविजुअल हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी दी है, राइट, यहाँ पर उसका अगर आप सम करोगे तो वो होता है 1, यानी कि सिग्मा पी ऑफ एक्स, अगर ये सभी का मैं सम करूँ तो वो मुझे 1 मिलता है। और इंडिविजुअल सभी की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों कंडीशन को। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ discrete probability distribution, we know that sigma p of x is always equal to 1। यानी कि यहाँ पर जो हमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दी है, 0 एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट, 4 एक्सीडेंट से लेकर हमें कहाँ तक दिया है, तो हमें दिया है टोटल 4 एक्सीडेंट तक, यस। तो ये सबकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका हम सम करें तो वो हमें 1 मिलना चाहिए। चलिए अब हम ये सभी की प्रोबेबिलिटी है वो मेंशन कर देते हैं। 4 के, 15 के, 25 के, 5 के एंड लास्ट में है के। 4, 15, 25 एंड 5। सो 4 के, देन 15 के, 25 के, देन 5 के, और सबसे लास्ट में हमें दिया है ओनली के। ये सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है दोस्तों, ऑलवेज 1। अब चलिए सभी को हम प्लस कर देते हैं। सो 4 + 15 19, 19 + 1 20 एंड 20 + 5 25 + 25। तो ये सबका टोटल होगा 50 के इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो के की वैल्यू मिल गई है, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, वो है 1/50। अब हमें पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिर से लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक तरफ हम कॉलम बनाएंगे एक्स का और दूसरी तरफ हम बनाएंगे पी ऑफ एक्स के लिए। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू जो है वो हमें दी थी 0, 1, 2, 3 एंड 4। और पी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो सबसे पहले वैल्यू थी 4 के, तो 4 में के की जगह हम लिखेंगे 1/50। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4/50, या इसमें से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना चाहो तो 2 से कट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/50, तो ये हो जाएगा 2/25। देन नेक्स्ट है 15 के, सो 15 अपॉन 1/50। सो ये 5 से कट हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 10 5 ज़ा 50, तो ये हमें मिलेगा 3/10। देन नेक्स्ट वैल्यू 2 के लिए है 25 के, सो के की जगह 1/50 रखेंगे तो ये मिल जाएगा दोस्तों आपको 1/2। देन 3 की जो वैल्यू है वो है 5 के, सो 5 इंटू 1/50, तो ये हमें मिलेगा 1/10। और 4 की वैल्यू सिर्फ थी के, तो के लिए आएगा 1/50। तो देखिए दोस्तों इंडिविजुअल ये हमने सारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो फाइंड कर ली।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 जो था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। देन नंबर 2 में हमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट 1 और 2 एक्सीडेंट विल अकर इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों 1 और 2 के लिए हमें पूछा है, तो हमें जो 1 और 2 है वो दोनों की प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है, 1 और 2। तो चलिए बहुत ईजी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 49 में ही नंबर 2 में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट 1 और 2। तो जो 1 और 2 है तो और के लिए हम प्लस की साइन यूज करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो दोस्तों 1 का आंसर था 3/10 जो हम यहाँ पर लेंगे, और 2 का आंसर था 1/2 तो वो हम यहाँ पर लेंगे। दोनों का एलसीएम है वो 10 हम लेंगे। सो 3 5 2 10, सो 5 1 5, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8/10। तो दोस्तों ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 लेते हैं। नंबर 3 में हमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो एक्सीडेंट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर इन अ फैक्ट्री। तो नो एक्सीडेंट यानी जीरो एक्सीडेंट, तो जीरो एक्सीडेंट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो नंबर 3 में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो एक्सीडेंट। तो जीरो एक्सीडेंट के लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था, जो है 4/50 यानी कि 2/25। तो ये हो गया दोस्तों हमारा थर्ड आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिटरमाइन व्हेन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। तो हमें ये बताना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है वो कब डिस्क्रीट वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड हेंस द ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू 2 रख के हमें प्रोबेबिलिटी है वो भी फाइंड आउट करनी है। ओके, सो चलिए यहाँ पर हम अपने 50 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 50, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो दिया है उसमें हम x की जगह 1/1 सारी वैल्यू है वो इनपुट करेंगे। तो दोस्तों जो हमें इक्वेशन दिया है वो कुछ इस तरीके से है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 1/4 का पावर x। तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू 1/4 है उसका पावर हमें दिया है x। अब सबसे पहले इसमें हम x की जगह अगर 1 इनपुट करें तो हमें मिलेगा c इंटू 1/4, राइट। पावर x की जगह 1 रखे या ना रखे दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हम रखते हैं x की जगह 2, तो c इंटू 1/4 का पावर 2 करेंगे तो हमें मिलेगा c इंटू 1/16। देन हम x की जगह 3 रखते हैं, तो c इंटू 1/4 का पावर 3। तो दोस्तों 4 का पावर अगर आप 3 करोगे तो आपको मिलेगा 1/64। एंड देन हम x की जगह 4 रखें तो c इंटू 1/4 का पावर 4, तो हमें मिलेगा c इंटू 16 का स्क्वायर, दैट वुड बी 1/56, आई मीन 1/256। अब दोस्तों देखिए हमें पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रीट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो सिग्मा पी ऑफ एक्स यानी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलवेज कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1। फाइन, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे हम सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर प्लस करें तो इज इक्वल टू हम 1 रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पी ऑफ 1 की वैल्यू मिली थी c इंटू 1/4, देन पी ऑफ 2 के लिए c इंटू 1/6, पी ऑफ 3 के लिए c इंटू 1/64, और पी ऑफ 4 के लिए c इंटू 1/256 इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 1। अब दोस्तों ये सभी में से हम अगर c को कॉमन निकाल दें, है ना, तो हमारे पास बचेगा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस 1/256, और इज इक्वल टू हम 1 रख सकते हैं। c को अभी एज इट इज रखेंगे। अभी हम 4, 16, 64 और 256 अगर सभी का एलसीएम निकालें तो वो हमें 256 ही मिलेगा। फाइन, चलिए अब हमें सबसे पहले ये 4 की जगह अगर 256 करना हो तो हमें उसको 256 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 64 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले 64 रखेंगे प्लस 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा,
प्लस जो 64 है उसको हमें 256 डिवाइडेड बाई 64, तो उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 256 तो ऑलरेडी है ही, तो वो हो जाएगा 1 1 सा 1 इज इक्वल टू 1। अब हम न्यूमरेटर का सभी का टोटल कर देते हैं, तो 64 प्लस 16 प्लस 4 एंड प्लस 1, तो दोस्तों हमें न्यूमरेटर में जो टोटल है वो मिल रहा है 85 अपॉन 256 इज इक्वल टू 1। अब देखिए सी जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैं पूरा रिवर्स साइड ले लूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले जो सी है उसकी वैल्यू मिलेगी 256 अपॉन 85। अब दोस्तों सी की वैल्यू मिलने के बाद हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो चलिए x इज इक्वल टू 2 के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों व्हेन p ऑफ x यानी कि p ऑफ 2 है, जो हमें सबसे पहले तो p ऑफ x की जगह दिया था c इंटू 1/4 का पावर x, और इसमें हमने जब p ऑफ 2 रखा था, x की जगह हमें 2 रखा था, तो हमें वैल्यू मिली थी c इंटू 1/16। बट दोस्तों अब मुझे c की वैल्यू है वो मिल चुकी है, जो है 256 अपॉन 85 इंटू है यहाँ पर हम कर देंगे 16। तो अगर मैं 256 को 16 से कट करूँ तो वो 16 से ही कट होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 16 अपॉन 85, राइट। और लेट्स सी 85 से ये सिंप्लीफाइड होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा दोस्तों, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो x की जगह जब हम 2 लेते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 16 अपॉन 85, ये हो गया हमारा आंसर। फाइन, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एंड दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी 51। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। द नंबर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स अराइविंग एट टोल स्टेशन ड्यूरिंग द बिजी आवर्स ऑफ अ नेशनल हाईवे फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो देखिए दोस्तों मैं हर बार अपने स्टूडेंट को ये एडवाइस देता हूँ कि इसमें आपको जो चीज़, खास करके ये चैप्टर में जब भी ऐसा लिखा हो ना कि दिस थिंग्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो चीज़ को आपको एक्स अज्यूम कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक जो नेशनल हाईवे है उस पर एक टोल स्टेशन पर आने वाले व्हीकल का नंबर, व्हीकल की संख्या, तो ये जो व्हीकल की संख्या है ना उसको हम सबसे पहले तो एक्स अज्यूम कर लेंगे, राइट। फिर हमें दिया है द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की साइन ये है द नंबर ऑफ व्हीकल्स अराइविंग एट टू डिफरेंट बिजी टाइम पीरियड आर 88 एंड 64। तो दोस्तों ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या दिया है, तो देखिए जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है ना वो हमें दिए हैं, और नंबर ऑफ व्हीकल्स को हमने एक्स अज्यूम किया होगा, तो वो एक्स की दो अलग अलग वैल्यू दी है, एक है 88 एंड दूसरी है 64। नाउ इफ द respective values of z score of these values are 0.8 and minus 0.4। तो देखिए दोस्तों इसमें आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि x जब हमें क्वेश्चन में दिया हो ना तो उसमें से हम म्यू माइनस करें और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करें ना, तो हमें मिलता है z। बट ये क्वेश्चन का प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमें z की वैल्यू डायरेक्टली दी गई है। 88 के लिए z की वैल्यू 0.8 है, और 64 के लिए z की वैल्यू -0.4 है। Then find the mean and standard deviation of the numbers of the vehicles arriving at the toll station during the busy period। देखा दोस्तों आप लोगों ने, जब यूजुअली हम म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दो है ना, ये म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों की हेल्प से हम फाइंड करते हैं z को। बट ये क्वेश्चन में उल्टा है, z ऑलरेडी दे दिया है और हमें फाइंड आउट करना है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। फाइन, तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं हम। हमारा आंसर नंबर 51। तो सबसे पहले हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दो z दिए हैं, तो दोनों z और x दोनों की वैल्यू लिख देंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर हियर x फॉलोज द नंबर ऑफ व्हीकल्स एट टोल स्टेशन, है ना। तो वो हमें दो दिए हैं, तो x की हम एक के लिए हम x1 लेंगे, दूसरे के लिए हम x2 लेंगे। तो दोस्तों नंबर ऑफ व्हीकल्स है जो हमें क्वेश्चन में दिए है वो ले लेते हैं हम 88 एंड 64।
88 एंड 64। तो ये जो x1 था उसके लिए हमें z1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है और z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है -0.4। z1 की वैल्यू क्या थी वो देख लेते हैं हम। तो वो हमें क्वेश्चन में दी थी दोस्तों 0.8 एंड -0.4, 0.8 एंड -0.4, राइट। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें फाइंड आउट करना है मीन, यानी कि हमें फाइंड आउट करना होगा म्यू, और दूसरा फाइंड आउट हमें करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन। तो चलिए सबसे पहले हमें z1 की वैल्यू ऑलरेडी दी है ना, तो हम यहाँ पर z1 का जो इक्वेशन है वो रखते हैं, जो होगा x1 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z1 की वैल्यू है 0.8, x1 हमें दिया है 88, बट म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मिसिंग है। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर डिवीजन में है, उसको मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड लूंगा यहाँ पर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन 88 माइनस म्यू। अब आगे यहाँ से पॉसिबल नहीं है तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। चलिए ऐसे ही हम z2 से इक्वेशन 2 फाइंड आउट करते हैं, -0.4 64 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो -0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन 64 माइनस म्यू, ये हमें मिल गया इक्वेशन 2। चलिए दोस्तों, अब हम 1 एंड 2 को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये वाला इक्वेशन हमें बड़ा लग रहा है, सो बड़े इक्वेशन में से छोटा इक्वेशन ऑलवेज हमें माइनस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा, 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 88, और यहाँ पर हम लिखेंगे -0.4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू। अब दोस्तों यहाँ पर सभी की साइन है वो चेंज होगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो 0.8 प्लस 0.4 करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 1.2 स्टैंडर्ड डेविएशन। 88 में से 64 हम माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें 24, और दोस्तों ये माइनस म्यू प्लस म्यू दोनों कट हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 24 अपॉन 1/2 करें अगर हम, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिलेगी 20। तो देखिए दोस्तों, हमें एक आंसर है वो मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 मिला है। अब सिंपल है, कोई भी इक्वेशन में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन रख दे तो हमें म्यू भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन 20 इन इक्वेशन 1। तो जो 1 इक्वेशन था 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 88 माइनस म्यू, इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 20 रख देते हैं, इज इक्वल टू 88 माइनस म्यू। तो 0.8 इंटू 20, तो ये हमें मिलेगा 16 इज इक्वल टू 88 माइनस म्यू। तो माइनस म्यू है दोस्तों, हम इस तरफ ले लेंगे तो वो प्लस म्यू हो जाएगा, 88 माइनस 16। तो हमें जो म्यू है उसकी वैल्यू मिलेगी 72। दोस्तों ये म्यू मतलब हो गया मीन 72, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मिला 20। तो यही तो दो चीज़ हमें पूरे क्वेश्चन से फाइंड आउट करनी थी, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, फाइंड द मीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो दोनों हमने फाइंड आउट किए, जो मीन था वो हमें मिला यहाँ पर 72 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिली 20। सो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो सेक्शन डी था वो हमने पूरा का पूरा कंप्लीट किया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे अलग अलग चैप्टर के। आई होप सो आप लोगों को ये पूरा सेक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा भी आपको डाउट्स हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से आप पूछ सकते हो। आई वुड बी ऑलवेज देयर फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप दूसरे कोई टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या और क्या आप समझना चाहते हो, वो भी मुझे आप ज़रूर से पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।